सबसे पहले बात करेंगे कि जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस वंश से है, तो ये शक वंश है। तो सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। दिए गए सही विकल्प का चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और सही विकल्प का चयन करना है। तो नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, देवपाड़ा अभिलेख स्कंदगुप्त, ग्वालियर अभिलेख स्कंदगुप्त, मंदसौर अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। सही विकल्प का चयन करना था। नासिक अभिलेख जो है वो गौतमी बलश्री से संबंधित है और गौतमी बलश्री जो है वो किस वंश से हैं, तो ये सातवाहन से हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा। किस अभिलेख में भारत का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख में भारत शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया गया है। और ये हाथी गुफा अभिलेख कहां पर है, यह उड़ीसा राज्य में। और किस वंश से संबंधित है, चेदी वंश से। और चेदी वंश के किस राजा से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा ये एक राजा थे जिनका नाम था राजा खारबेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेहरौली स्तंभलेख कहां पर है, तो ये दिल्ली पर है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। और इसके बारे में कहा जाता है कि एक आयरन पिलर है और ये किस राजा से संबंधित है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है ना। कौन थे ये, गुप्त शासक थे और इनके बारे में कहा जाता है कि इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम केवल चंद्र लिखा हुआ है। और इस मेहरौली स्तंभलेख में, इस आयरन पिलर में कहा जाता है कि कभी भी इसमें जंग नहीं लगती है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में गलत विकल्प का चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला, यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। संस्कृत में रचित यह प्रशस्ति मूलतः एक अशोक स्तंभ है। समुद्रगुप्त के द्वारा थानेश्वर से लाया गया था। इसमें समुद्रगुप्त के जीवन, राजनीतिक जानकारी मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये समुद्रगुप्त के द्वारा थानेश्वर से नहीं बल्कि कहां से लाया गया था, ये लाया गया था कन्नौज से। आगे बढ़ते हैं। किस अभिलेख में शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो ये भरहुत स्तूप से हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और भरहुत स्तूप कहाँ है, ये सतना में, जो कि मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जिला है। मथुरा स्तंभलेख का संबंध किससे है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। इनमें से किसका संबंध एरण अभिलेख से नहीं है, एक काम करिएगा, ये यहाँ लिखा है तोरमाड़, है ना। सी ऑप्शन में तोरमाड़ लिखा है। अब 4 ऑप्शन दिए, भानुगुप्त, समुद्रगुप्त, तोरमाड़ या कुमारगुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूं। देखो, जो एरण अभिलेख है ना, ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसे कहा जाता है सागर। इसमें हमें 3 गुप्त शासक और एक हूण शासक के बारे में जानकारी मिलती है। और 3 गुप्त में से कौन कौन, याद रखिएगा, सबसे समुद्रगुप्त, है ना। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर भानुगुप्त और तीसरे नंबर पर बुद्धगुप्त। तो ये होगा गुप्त शासक। और अगर आपसे हूण बोले तो हूण में आप याद रखिएगा राजा तोरमाड़ एक राजा थे जो कि हूण शासक थे। इनका संबंध किससे है, एरण अभिलेख से है। और ऑप्शन के मुताबिक डी इज द राइट आंसर, यानी कुमारगुप्त का संबंध एरण अभिलेख से नहीं है। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 16 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। गरुड़ स्तंभलेख कहाँ है, तो ये विदिशा में है ना। और विदिशा में कैसे, क्योंकि तक्षशिला आप जानते होंगे, वहां के एक राजा थे एंटोल्किस का राजदूत, जिसका नाम था हेरोडोटस, है ना। हेरोडोटस, जो कि शुंग वंश के एक शासक थे, जो कि 9वें शासक थे, जिनका नाम था भागभद्र। और भागभद्र के राज दरबार में आते हैं। बाद में वे कौन सा धर्म अपना लेते हैं, तो याद रखिएगा, बाद में वे भागवत धर्म को अपना लेते हैं, है ना। और यहीं पर विदिशा में गरुड़ स्तंभ अवस्थित है। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं, 5, 6, 8 या फिर 9। तो वेदांग जो होते हैं मेन तौर पर 6 प्रकार के होते हैं। लगध मुनि का संबंध किस वेदांग से, तो ज्योतिष से है। तो सही जवाब यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। चू फांचू के रचनाकार कौन है, तो चाओजू कुआ, यानी चाओजू कुआ जो है चू फांचू के रचनाकार है। अल मसूदी लेखक किसके विषय में लिखा करते थे, तो ये राष्ट्रकूट के विषय में लिखा करते थे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा,
राष्ट्रकूट। हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण अभियान के बारे में किसमें मिलता है वर्णन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्क-ट्वेन। तो सही जवाब सी इज द राइट आंसर। क्रो-मैग्नन मानव का किससे संबंध है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, पामीर या फ्रांस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस, यानी क्रो-मैग्नन जो है वो फ्रांस से संबंधित है। किस काल में मानव से आखेटर और खाद्य संग्रह शुरू किया था? तो पूरा पाषाण काल से। आप जानते होंगे आखेटक का मतलब होता है शिकार करना, है ना, और किस काल से प्रारंभ हुआ था? पूरा पाषाण काल। पेबुल संस्कृति का संबंधित उपकरण किस जगह से मिला है? तो याद रखिएगा ये पंजाब से मिला है। एक संस्कृति है जो कि कहां पर है? पंजाब में है। सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये होशंगाबाद। होशंगाबाद में एक जगह है जिसे कहा जाता आदमगढ़, है ना, और आदमगढ़ में आप जानते हैं कि यहाँ पर पशुओं के साथ मानव के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। किस काल में श्रृंगार साधनों का उपयोग होने लगा था? तो इसका सही जवाब है मध्य पूरा पाषाण काल, है ना, बी इज द राइट आंसर। किस स्थल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए? खोखरा, आदमगढ़, खो, सारू तारू? तो आदमगढ़ अभी मैंने बताया था कि ये होशंगाबाद जिले में अवस्थित है, मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो सही जवाब बी इज द राइट आंसर। नवपाषाण काल की खोज सर्वप्रथम भारत में कहां से हुई? है ना, कर्नाटक के लिंगसुगर, होशंगाबाद के आदमगढ़, सोहन नदी घाटी या बिंदु क्षेत्र में लघु उपकरणों द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थान पर इसकी खोज की गई है ना, ये याद रखिएगा। मारकडोला और सारू तारू नवपाषाण काल कहां पर है? तो ये असम राज्य में अवस्थित है। दिए गए गलत विकल्प का चयन कीजिए। मछली पकड़ने का साक्ष्य कहां से है? कालीबंगा से है। और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। धान की खेती महदहा से, और कुत्ते के साथ दफनाने के साथ जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर हमें गलत विकल्प का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गलत विकल्प देखना है तो मछली पकड़ने का साक्ष्य कालीबंगा से नहीं, बल्कि एक जगह है पाकिस्तान में जिसे कहा जाता है जलीलपुर, यहीं से हमें मछली पकड़ने का साक्ष्य मिला है। तो सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नवदा टोली से चित्रित काले मृदभांड प्राप्त हुए, ये कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। दिए गलत विकल्प का चयन करना। मालवा संस्कृति, नर्मदा नदी घाटी, कायथा संस्कृति, चंबल नदी घाटी, रंगपुर गुजरात का तटीय क्षेत्र, और जोरवे महाराष्ट्र का इनाम गांव। तो सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, क्योंकि कायथा जो संस्कृति है वो किस नदी के अंतर्गत आती है? वो आती है नर्मदा घाटी, है ना, याद रखिएगा, ये नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अधिकांश ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां का कालक्रम किस बाद में हुआ, है ना? तो ये बताना है मद्रास संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया और नर्मदा घाटी। तो अधिकांश ताम्र पाषाण काल की जो संस्कृतियां हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आई थी, है ना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में के जो लोग होते हैं सबसे पहले तांबे धातु का ही यूज किए थे, वो उपयोग किए थे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है। तो सही जवाब बी इज द राइट आंसर। इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने, याद रखिएगा। अब यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है। शंख का बैल और कांस्य की प्रतिभा हड़प्पा, ज्वार बाजरा और तीन संस्कृति के अवशेष कालीबंगा, मनके बनाने का कारखाना चौहुदाड़ो, मिट्टी का हल और सड़क की बैलगाड़ी बनाने का साक्ष्य बनावली। तो देखो ये बिल्कुल सही है पहला, और चाहूदाड़ो ये भी सही है, और बनावली ये भी सही है। ज्वार और तीन संस्कृतियों का अवशेष कालीबंगा में नहीं मिला। कहां पर मिला? सुटकोटदा में, है ना। सुटकोटदा एक जगह है जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, वहां पर देखने को मिलता है। और यहाँ हमें गलत बताना था, तो यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ पर गलत है ना। बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो ये याद रखिएगा, ये सुतकांगेडोर से मिले हैं, और सुतकांगेडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है ना, यानी सबसे वेस्टर्न पार्ट है। रोपण किस नदी के किनारे है? सतलज, घग्गर, झेलम या फिर दास्क?
जो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है, ये इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। और किस राज्य में है, ये है पंजाब राज्य में। कलश सावादाम चिनाई वाले भवन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, ये सुतकोटदा से प्राप्त हुए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। दिशा मापक यंत्र, वृत्ताकार और चौकोर अग्नि वेदिकाएं कहां से प्राप्त हुई हैं, लोथल से प्राप्त हुई। और लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा। खोज किसने की थी, रंगनाथ राव के द्वारा, है ना, ये चीज नोट कर लीजिएगा। दो मछलियों का अंकन वाली मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है, तो दो मछलियों वाली अंकन की मुद्रा ये प्राप्त हुई है चाहूदाड़ो से। तो सही जवाब ए इज द राइट आंसर। जल निकासी व्यवस्था प्राप्त हुई है लोथल, धौलावीरा, मांडा या फिर हड़प्पा। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताना है इसका सही जवाब कौन हो जाएगा। तो जल जो निकासी व्यवस्था है, अगर उसकी बात करें तो ये कहां से प्राप्त हुई हैं, ये धौलावीरा से प्राप्त हुई हैं। और धौलावीरा कहां पर है, ये आपके गुजरात प्रांत में अवस्थित है। और यहाँ से हमें 10 लिपि के साक्ष्य भी मिले हैं, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता है। यानी कि यहाँ पर लिपि के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सकता। और धौलावीरा गुजरात राज्य में अवस्थित है। सबसे पहले किसकी खोज हुई थी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चाहूदारो और मांडा। तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। इसके बाद मोहनजोदाड़ो की खोज होती है 1922 में, चाहूदाड़ो की खोज होती है 1935 में, और मांडा की खोज होती है 1982 में। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं, तो सी इज द राइट आंसर, मोहनजोदाड़ो से। अब इसका आप क्रम देख लीजिए, ये नॉर्थ वाला पोर्शन है, ये साउथ वाला पोर्शन। ऐसे यहाँ पर इनकी सीढ़ियां बनी हुई होती थी ऐसे, और यहाँ पर नहाने का साक्ष्य होता था। और यहाँ पर आसानी से साइड में यानी पूर्व पश्चिम में कपड़े बदलने के कई सारे कमरे बने होते थे। तो इस प्रकार के विशाल स्नानागार आपको मोहनजोदाड़ो में देखने को मिल जाएंगे। सिंधु घाटी का दक्षिणम बिंदु कौन है, तो ये दायमाबाद है। और अगर चर्चा करें सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में, तो सबसे ऊपर है मांडा, और मांडा जम्मू कश्मीर में। सबसे नीचे वाला पोर्शन है दायमाबाद, और पूर्व वाला पोर्शन आलमगीरपुर, क्या कहा जाता है, आलमगीरपुर। और इधर है सुतकांगेडोर, है ना, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे है, दायमाबाद प्रवरा यानी गोदावरी के किनारे है, और आलमगीरपुर की बात करें तो हिंडन नदी के किनारे है, और सुतकांगेडोर जो है वो दास्क नदी के किनारे है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो जाहिर सी बात है सिंधु नदी के किनारे है। तो सही जवाब ए इज द राइट आंसर। मांडा किस प्रदेश में है, तो अभी हमने चर्चा की है कि ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सही तिथि मानी जाती है, तो 2350 से 1750, यानी सही जवाब यहाँ बी इज द राइट आंसर। बृहद स्नानागार कहाँ है, ये मोहनजोदाड़ो, तो सही जवाब सी इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी के बारे में गलत विकल्प का चयन करना है। दायमाबाद स्थल महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले में प्रवरा नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। सिंधु घाटी का पूरी भाग हिंडन नदी के किनारे है। मांडा की खोज जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। कालीबंगा में काजल और पाउडर मिला है। देखो इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है। तो गलत कौन सा है, डी है। और मैंने बताया कि ये कालीबंगा में नहीं है। आपको जितने भी श्रृंगार से संबंधित है ना, चाहे हम बात करें चूड़ी, कंघा, पायल, है ना, ये जितने भी सारी चीजें हैं ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं, चान्हूदाड़ो से प्राप्त हुई है ना, ये चीज नोट कर लीजिएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी के नगर योजना के बारे में यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो दोनों जो नगर हैं वो अपने अपने दुर्ग थे। इनके दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुल करके कहां पर, पीछे की ओर खुलती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और नगर के दुर्गपाल को दुर्गपति कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो देखो ऑप्शन के मुताबिक हम बात करें तो इसका सही जवाब बी इज द राइट आंसर, है ना। 1, 2 और 3 कैसे, ये देखो पहला जवाब बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। अब आप जानते होंगे कि जो ये हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो, इनके बाहर जो है वो अपने अपने दुर्ग बने हुए होते थे। ये एक बात क्लियर हो जाती है।
और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, यानी इनके जो मकान हैं वो ऐसे पैरेलल बने होते थे, यानी समानांतर क्रम में बने होते थे। ठीक है, यहाँ से सड़क गुजरती थी और इस सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और मकान के जो खिड़की और दरवाजे हैं वो सड़क की ओर ना खुल करके सड़क के पीछे की ओर से खुलते थे। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके सड़क की ओर इनके दरवाजे और खिड़की खुला करते थे, है ना। और बाकी डी ऑप्शन, इनके दुर्गपाल को दुर्गपति नहीं कहा जाता था। तो सही जवाब हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, बी इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी में यूनान लोग किसको सिंडन कहते थे, तो ये कहते थे कपास को, यानी बी इज द राइट आंसर। और कपास पता है कि भारी मात्रा में भारत में पाया जाता है। सिंधु घाटी के कृषि व्यवस्था के बारे में यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। प्राचीन काल में वे बहुत उपजाऊ थे, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए, और गन्ने की ज्यादातर जो साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। 4 ऑप्शन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 3, है ना। सॉरी, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 और 2, है ना। इसको समझा देता हूँ। देखो, जो कृषि व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, ये तो आपको पता होगा। जुते हुए खेत कालीबंगा में मिले हैं, ये भी सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में गन्ना का साक्ष्य कहीं भी नहीं मिला है, चाहे लोथल हो चाहे बनावली रोपण, कहीं भी गन्ना की खेती के साक्ष्य नहीं मिला है। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, यानी पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है। तो इसका सही जवाब बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही है। 1 और 2। पशुपालन के बारे में सही कथन के बारे में बताइए। यहाँ पर कुबड़ वाले सांड लोगों के लिए विशेष प्रिय थे। हड़प्पाई लोग गैंडों को जानते थे। चमकते हुए बंदर का चित्र मोहनजोदाड़ो से मिला है। चालाक लोमड़ी के चिन्ह चाहूदाड़ो से मिला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, चालाक लोमड़ी के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं लोथल से। और कथन में क्या लिखा है, कथन में लिखा चाहूदाड़ो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चालाक लोमड़ी के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं, है ना। तो सही जवाब सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अंतिम संस्कार जो होता कितने प्रकार से होता था, 3 प्रकार से होता था। तो सी इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी के व्यापार के बारे में हमको सही विकल्प का चयन करना। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातु, हड्डी और लोहे का उपयोग करते थे। गोदीबाड़ा के साथ लोथल से प्राप्त हुआ। शिलाजीत के साथ हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुआ, हिमालय वाले क्षेत्र से। और सिंधु घाटी जो होते मस्तूल नामक नाव का उपयोग करते थे। देखो, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हमें क्या बताना है, यहाँ पर ये कट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमको गलत विकल्प का चयन करना है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ गलत विकल्प का चयन करना है। तो देखो, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो ए ऑप्शन तो पूरी तरह से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ये इज द राइट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु घाटी में व्यापार के साक्ष्य के बारे में गलत विकल्प का चयन करना है। तो गलत विकल्प हो जाएगा ए, क्योंकि लोहे के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं। मेलुहा शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है, यह सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया गया, क्योंकि जो मेसोपोटामिया के जो लोग होते थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा कहते थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी के लोगों का व्यवहार कैसा था, तो ये युद्ध नहीं करना चाहते थे, यानी शांति प्रिय लोग थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता में एक मूर्ति प्राप्त हुई है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है जो किस देवता को समर्पित है। तो ये धरती माता को समर्पित है, क्योंकि इसमें एक ऐसा बना हुआ है और एक पेड़ बना हुआ है। इसमें यह इंगित करता है कि यहाँ पर धरती माता की पूजा की जाती थी। सिंधु घाटी के पूजा पाठ के संबंध में बताना है कि सही कौन सा है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पर लिखा है कि सिंधु घाटी की खुदाई से पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, भारी मात्रा में मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और स्वास्तिक का जो उपयोग होता है वो मांगलिक चिन्ह के तौर पर माना जाता है। तो देखो, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सही जवाब डी इज द राइट आंसर। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा तो होती थी, नेचर की पूजा होती थी, प्राकृत की पूजा होती थी, लेकिन किसी भी प्रकार के मंदिर का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा।
किसका साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है? मंदिर का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो सही जवाब डी इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी का जो मुख्य रूप से संबंध किस लिपि में है? खरोष्टी, ब्राह्मी, पाली या फिर प्राकृति? तो ये है ब्राह्मी लिपि में। तो बी इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी में धार्मिक चिन्ह में आपको सही बताना है ना। ताबीज, श्रृंग, बकरा और स्वास्तिक। इधर बलि हेतु, भूत प्रेत से बचने के लिए, शिव का रूप, असुर भगवान की उपासना का प्रतीक। तो चारों मिलाते हैं, है ना। देखो, ताबीज जो है भूत प्रेत से बचने के लिए, श्रृंग भगवान शिव का रूप होता है, बकरा जो होता है बलि के लिए, और स्वास्तिक भगवान सूर्य की उपासना। तो सही जवाब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4, यानी डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मोहरे के लिए सिंधु घाटी के लोग किसका उपयोग करते थे? तो ये सेलखड़ी का उपयोग करते थे। एक धातु होती थी सेलखड़ी, जो कि सिंधु घाटी के लोग मेन तौर पर इसका उपयोग करते थे मोहरों के लिए। सिंधु घाटी में तौल के माप में कितने अपवर्तकों का उपयोग किया जाता था? तो ये हो जाएगा 16, है ना। आपने पढ़ा होगा कि 16 आने में 1 रुपए होता है। ठीक उसी प्रकार उस समय भी एक नियम प्रचलित था, जो आवर्तकों का यूज किया जाता था 16 के बेस पर था, 16 के आधार पर था, 16 के अनुपात में था। अंतिम संस्कार के संबंध में यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है। पूर्ण समाधिकरण का अर्थ होता है संपूर्ण शव को जला दिया जाता था। ज्यादातर जगह एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था। कालीबंगा में 1 और लोथल में 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं। आंशिक समाधिकरण पारसी विधि से मिलती एक प्रथा है। तो देखो, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, है ना। यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना था। अब ए कैसे होगा, इसको समझा दीजिए सर। देखो, पूर्ण समाधिकरण का अर्थ होता है संपूर्ण शव को जलाना नहीं होता था, क्या यहाँ पर दफनाया जाता था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर साक्ष्य की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? गुजरात में। आप देख लो, लोथल है, रंगपुर है, धौलावीरा, ये ज्यादातर आपको गुजरात वाले इलाके में मिल जाएंगे। तो सही जवाब डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी में भारी जल बहाव के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। ये किसने कहा है? ये दयाराम साहनी जी ने कहा है। और इनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जल बहाव के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। आर्य शब्द का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख? तो कितनी बार उल्लेख है? 36 बार उल्लेख है, ये याद रखिएगा। तो सही जवाब बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? कितने मंडल है? 8, 7, 6 या फिर 10? तो ऋग्वेद में कितने मंडल है? यहाँ पर 10 मंडल है। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। और 1028 सूक्त है। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। ऋग्वेद और उनके रचयिता के बारे में गलत विकल्प का चयन करना है। तृतीय में विश्वामित्र जी, चतुर्थ में वामदेव जी, 9वें में अत्रेय जी और 6ठे में भरद्वाज जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। 9वें में अत्रेय जी नहीं है, याद रखिएगा। तो सही जवाब सी इज द राइट आंसर। बाकी तीनों सही है, ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। किस अभिलेख से प्राप्त होता है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी? मैक्समूलर अभिलेख, कस्सार्ट अभिलेख, भोगजखोई अभिलेख या सरपूना अभिलेख? तो ये कस्सार्ट अभिलेख से इस बारे में जानकारी मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा कहाँ आई थी? भारत आई थी। ये आप नोट कर लीजिएगा। ईरानी एक शाखा आई थी जो कि कहाँ पर आई थी? भारत में आई थी। तो सही जवाब बी इज द राइट आंसर। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख किसका है? पिता, जन, इंद्रजी या गौ? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो उल्लेख है वो किसका है? पिता का है। और पिता का 335 बार। दूसरे नंबर पर जन आते हैं, जन का 275 बार। फिर उसके बाद आते हैं इंद्र भगवान, और इंद्र भगवान का है 250 बार। ये चीज याद रखिएगा। 9वां मंडल किस भगवान को समर्पित है? तो ये सोम भगवान को समर्पित है। याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। ऋग्वेद में किस नदी को जानवी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? गंगा नदी जी को। तो सही जवाब ए इज द राइट आंसर। अब सही जोड़ी मिलाना है। इधर लिखा है वेद, इधर लिखा उपवेद, है ना। मिलाते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद का क्या हो जाएगा? आयुर्वेद, है ना। यजुर्वेद का हो जाएगा आपका धनुर्वेद। सामवेद की बात करें तो गंधर्व वेद, है ना। और अथर्ववेद का हो जाएगा शिल्प वेद। तो सही जवाब आप देख सकते हो 4 1 3 2, 4 1
3 2, तो सही जवाब सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर फिर से सही जोड़ी मिलाना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेद और यहाँ पर लिखा है अध्येता यानी वेद को पढ़ने वाले, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अधर्यु कहा जाता है, सामवेद के पढ़ने वालों को उद्गाता और अथर्ववेद के पढ़ने वाले को ब्रह्मा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 यानी सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ऋग्वेद में यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख है, तो याद रखिएगा 3 बार उल्लेख है। केन और छंदोग्य उपनिषद किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है सामवेद, और सामवेद संगीत से संबंधित है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है, तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, याद रखिएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये श्रेष्ठ और कुलीन होता है, ये याद रखिएगा। सामवेद में कितने छंद हैं, तो ये है 1875। और रोचक तथ्य की बात यह है कि अगर हम इसमें अगर हम 91 छंद हटा दें तो सारे के सारे कहां से लिया गया है, ये लिया गया है ऋग्वेद से, ये नोट कर लीजिएगा। सही जोड़ी मिलाना है, यहां पर नदी है, यहां वर्तमान नाम है, तो कुम्र, विपाशा, सुषोमा और गोमल। तो कुम्र को कहा जाता है कुर्रम, विपाशा को कहा जाता है क्या, व्यास, सुषोमा को कहा जाता है क्या, सोहन, और गोमल को कहा जाता है गोमती। 4 2 3 1 है ना, 4 2 3 1, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको याद रखिएगा। सही जवाब 4 2 3 1। आगे बढ़ते हैं। पंचविश किस वेद से संबंधित है, किस वेद का प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है, इसको बताना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये जो है पंचविश, ये सामवेद से संबंधित है, और इसे तांडव ब्राह्मण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तांडव ब्राह्मण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद, डी इज द राइट आंसर। इसमें औषधियां, टोना जादू और कई सारे औषधियों के बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहले राजस्व और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो याद रखिएगा यजुर्वेद, क्योंकि यजुर्वेद का जो संबंध है मेन तौर पर यज्ञ और कर्म कांड के लिए किया जाता है ना, याद रखिएगा। अथर्ववेद के अनुसार किसे मृत्यु का देवता कहा जाता है, तो राजा परीक्षित जी को मृत्यु का देवता कहा जाता है। सभा और समिति के बारे में यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले सभा जो होती थी वो वर्तमान में लोकसभा, और समिति वर्तमान में राज्यसभा कहलाती है। सभा के पुरुष सदस्यों को सभ्य कहा जाता है, और स्त्री को क्या कहा जाता है, सभावती कहा जाता है। समिति में स्त्रियों का प्रवेश संभव था, है ना, और समिति सम्राट को सलाह देती थी और वे मानने के लिए बाध्यकारी थी। तो अगर हम इसमें बात करें, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखो गलत कथन बताना है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, डी यहाँ गलत है। क्यों गलत है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर सलाह तो दी जाती थी, लेकिन वे मानने के लिए बाध्यकारी नहीं था। ये राजा की मर्जी होती थी कि राजा इसको माने या ना माने। आराधना की देवी किसे कहा जाता है, तो ईला को कहा जाता है आराधना की देवी। सृजन की देवी किसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सृजन की देवी माता धरती माता को कहा जाता है। गोमत का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोमत का मतलब होता है जो धनी व्यक्ति होता है उसे गोमत कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दुहिता किसे कहा जाता है, यानी गाय को दुहने वाली क्या कहलाती है, पुत्री कहलाती है। तो सही जवाब ए इज द राइट आंसर। ऋग्वेद में कितने प्रकार के वर्ग हैं, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में 4 प्रकार के वर्ग हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सही जोड़ी मिलाना है, इधर लिखा आधुनिक नाम और इधर लिखा है प्राचीन नाम। अनाज, हल से बनी नालियां, उपजाऊ भूमि और पशु चरण योग्य भूमि। तो मिलाने की कोशिश करते हैं। अनाज यहाँ हो जाएगा धान्या, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सीता, फिर उसके बाद उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता है, और पशु चरण योग्य भूमि को खिल्य कहा जाता है। तो सही जवाब 3 1 2 4, 3 1 2 4 यानी बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग हुआ कितनी बार, 275 बार, ये याद रखिएगा। सही जवाब यहाँ पर ए इज द राइट आंसर।
ऋग्वेद में पिता का उल्लेख है, मैंने चर्चा किया था अभी, सबसे ज्यादा पिता का उल्लेख है कितनी बार? 335 बार। सर्वोत्तम धन माना जाता है, किसको माना जाता है? गाय। जो गाय होती है उसे सर्वोत्तम धन माना जाता है, तो सही जवाब बी इज द राइट आंसर। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 प्रकार के वेदांग है, ये नोट कर लीजिएगा। कुरुक्षेत्र नाम किससे लिया गया है? पुरु, भरत कुरु या फिर ऋचा? तो कुरुक्षेत्र जो नाम दिया गया है वो कुरु से लिया गया है, तो सही जवाब सी इज द राइट आंसर। वैदिक काल में, है ना, यहां पर लिखा है वैदिक काल में उस समय तांबे का उपयोग करते थे, है ना। कहां से करते थे वैदिक काल के लोग तांबे का उपयोग? उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू या राजस्थान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक स्थान है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा भूगोल में, है ना, खेतड़ी, जो कि तांबे के लिए जानी जाती है, और खेतड़ी कहां पर है? राजस्थान में। तो सही जवाब डी इज द राइट आंसर। लो एक्स उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता है? तो इसे श्याम एक्स कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि लो एक्स को श्याम एक्स कहा जाता है। किस यज्ञ का उपयोग साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था? तो ये किया जाता था अश्वमेध यज्ञ। अब इसके बारे में थोड़ा आप देख सकते हो, ये जो यज्ञ होता है वो 3 दिनों तक चलता है, ठीक है। इसमें एक घोड़े को राज्य के बाहर छोड़ दिया जाता है, और इसमें एक बात कहा जाता है क्या, कि जिस जिस राज्य में जाएगा उस राज्य के लोग या कि उसके अधीनता को स्वीकार कर ले या फिर वो युद्ध के लिए तैयार रहे। और इनके साथ, घोड़े के साथ 1400 सैनिक को भेजा जाता है, वो युद्ध लड़ने के लिए, कि जिन राज्यों में घोड़ा जाएगा उन राज्यों में वो युद्ध लड़ेंगे, ठीक है। और जिन राज्यों में अधीनता स्वीकार कर ली जाती वहां पर युद्ध नहीं होता था। तो ये जो मेन तौर पर साम्राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, याद रखिएगा। किस यज्ञ का प्रयोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अरिष्टनेमी यज्ञ, है ना, सही जवाब बी इज द राइट आंसर। यानी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाता था? ये बलि दी जाती थी। और बलि किसकी दी जाती थी? पशुओं की दी जाती थी, याद रखिएगा। ब्रह्मचर्य आयु है, तो 0 से 25, 0 से 25 जो होता है उसे कहा जाता है ब्रह्मचर्य आयु। तो सही जवाब ए इज द राइट आंसर। उत्तर वैदिक काल में क्षत्रियों का स्थान था दूसरा, है ना। पहले नंबर पर ब्राह्मण थे, दूसरे में क्षत्रिय, तीसरे में वैश्य और चौथे में शूद्र। तो क्षत्रिय का स्थान कौन सा था? दूसरा। तो सही जवाब बी इज द राइट आंसर। अतरंजी खेड़ा में चूल्हों की कतारें मिली हैं। चूल्हो यानी जानते होंगे जिसमें खाना पकाते हैं, ये कहां पर मिला है? उत्तर प्रदेश में। तो सही जवाब बी। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24, 26, 28 या 29? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले का नाम है क्या? पहले का नाम याद रखिएगा, ऋषभ देव, है ना। और अभी वर्तमान की बात करें तो 24वें कौन है? 24वें में भगवान महावीर। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है ना? जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर को माना जाता है, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन शब्द में संस्कृत भाषा में जिन बना हुआ, इसका मतलब क्या होता है? जिन का मतलब होता है विजेता। ये बात नोट कर लीजिएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। जैन तीर्थकार जिनका संबंध ऋग्वेद में वासुदेव श्री कृष्ण का भाई बताया गया, यह है अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी जी को भगवान श्री कृष्ण जी के भाई बताया गया है। जैन धर्म के अधिष्ठाता को क्या कहा जाता है? तो तीर्थंकर कहा जाता है ना। अधिष्ठाता यानी जो संस्थापक, या कह सकते हैं कि उसकी देखरेख करने वाला, वो तीर्थंकर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। यहां लिखा तीर्थंकर जैन महावीर से संबंधित सही जोड़ी मिलाना है ना। जन्म स्थान माता, बचपन का नाम पत्नी। तो जन्म स्थान कहां से? ये कुंडग्राम। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम याद रखिएगा त्रिशला, इनकी माता का नाम था। बचपन का नाम था वर्धमान, और पत्नी का नाम था यशोदा। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी ए इज द राइट आंसर। श्री महावीर के बारे में गलत विकल्प का चयन करना। पुत्री का नाम प्रियदर्शना, शिष्य का नाम मखलीपुत्र घोषाल, द्वितीय विरोधी तीसगुप्त, और जीवन का अंत पावापुरी वैशाली गणराज्य। तो यहाँ पर हमें गलत विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। क्यों? इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन जीवन का अंत हुआ था पावापुरी में, लेकिन वैशाली गणराज्य में नहीं।
कहां पर, मल्लगढ़ राज्य में, ये आप याद रखिएगा। महावीर जी के बारे में यहां पर सही विकल्प का चयन करना है। जन्म हुआ था 540 में, त्याग हुआ था 35 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा पर, और ज्ञान प्राप्ति स्थल बराकर नदी और ज्ञान प्राप्ति पीपल का वृक्ष। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 540 BC में हुआ था, है ना, याद रखिएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन भी समझा देता हूँ। ग्रह त्याग 30 वर्ष की आयु में किए थे, 35 वर्ष की आयु में नहीं, और बराकर नदी के किनारे नहीं, बल्कि ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। तो सही जवाब ए इज द राइट आंसर। त्रिशला जी के बारे में यहां पर सही कथन का चयन करना। ये महावीर की माता और सिद्धार्थ जी की पत्नी थी, और ये बिंदुसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। तो बिल्कुल सही, दोनों जवाब सही है। ये महावीर की माता थी और सिद्धार्थ की पत्नी थी, है ना। जैन धर्म में इनमें से किसका अर्थ सर्वोच्च ज्ञान होता है? कैवल्य, जैन, निग्रंथ या तीर्थंकर। तो कैवल्य का मतलब होता है जिनके पास सर्वोच्च ज्ञान हो, ज्ञान प्राप्त करता, है ना। तो कैवल्य याद रखिएगा, भगवान महावीर जी को कहा गया है कैवल्य। जैन धर्म के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो महावीर जी ने किया था 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन। अगर आपसे पूछे कि 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किए थे किसने? ये किए थे पार्श्वनाथ जी ने। और पार्श्वनाथ कौन से नंबर के थे? 23वें नंबर के थे। और 24वें नंबर के थे कौन? महावीर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैन धर्म में कितने संप्रदाय हैं? तो मुख्य रूप से 2 संप्रदाय हैं। आपको पता होगा कि बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक का नाम क्या होता है? श्वेतांबर, और दूसरे का नाम था दिगंबर, है ना। श्वेतांबर में स्थूलभद्र थे और दिगंबर में भद्रबाहु थे। जैन धर्म में कितने जौहर हैं? जौहर का मतलब होता है रत्न, है ना। 2, 3, 5 या 6। तो 3 प्रकार के रत्न हैं, याद रखिएगा। जैन धर्म में आगम का मतलब क्या होता है? जैन महात्मा, सर्वोच्च ज्ञान, जैन ग्रंथ या साहित्य। तो आगम का मतलब होता है जैन साहित्य। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। जैन धर्म में बसदी का मतलब क्या होता है? ज्ञान, मंदिर, मठ या फिर ध्यान। बसदी यानी कहीं पर बस जाना। तो याद रखिएगा, ये जैन धर्म में बसदी का मतलब होता है मठ। तो सही जवाब सी इज द राइट आंसर। जैन धर्म के संबंध में यहां पर आपको सही कथन का चयन करना है। जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को संकलित करने के लिए चेदी में एक परिषद का आयोजन किया गया। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को रोकने में गंभीर प्रयास किया। ठीक है, तो देखो ये तो बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर क्या हो जाएगा? दोनों बातें में से कम एक बात यहां पर सही है। कौन सी बात सही है? दूसरी वाली बात सही है। यहाँ पर लिखा कि जैन धर्म के वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को रोकने का प्रयास किया, ये बिल्कुल सही है और हमें सही कथन का चयन करना था। लेकिन पहला गलत है। क्यों? क्योंकि ये चेदी में नहीं, ये कहां पर किया गया था? पाटलिपुत्र में। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र जो कि बिहार में पड़ता है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो सही जवाब बी इज द राइट आंसर। सही जोड़ी मिलाना है। इधर लिखा तीर्थंकर, इधर प्रतीक चिन्ह, तो मिलाते हैं। आदिनाथ, आदिनाथ जी का हो जाएगा सांड। अजीतनाथ, अजीतनाथ जी का हो जाएगा यहाँ पर क्या? अजीतनाथ, है ना। तो अजीतनाथ का क्या हो जाएगा? यहाँ पर हिरण, सॉरी हाथी हो जाएगा। शांतिनाथ जी का हिरण और महावीर जी का हो जाएगा सिंह। तो 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है, कोई डाउट नहीं। ए इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ए इज द राइट आंसर। भद्रबाहु जी ने कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा है? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी या फिर मराठी। तो इन्होंने किस भाषा में लिखा है? तो संस्कृत भाषा में लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कलिंग नरेश खारवेल द्वारा किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था? जैन, आजीविका, शैव या फिर बौद्ध। तो इनके द्वारा जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था। और इनका एक खारवेल राजा का एक स्तंभ लेख है, जिसे हाथी गुम्बा लेख कहा जाता है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। जैन भिक्षुओं के आचार और नियमों का उल्लेख कहाँ है? तो ये आचारांग सूत्र में है, नाम से ही लग रहा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। जैन भिक्षुओं की आचार और नियमों का जो उल्लेख है वो आचारांग सूत्र में है।
गौतम बुद्ध किस धर्म के संस्थापक थे? तो जाहिर सी बात है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बी इज द राइट आंसर। कपिल वस्तु के निर्वाचित सम्राट और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान कौन थे? तो ये थे कौन? शुद्धोधन। और शुद्धोधन जो थे वो गौतम बुद्ध के कौन थे? पिता थे। और यही कपिल वस्तु के निर्वाचित कौन थे? सम्राट और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। सही जोड़ी मिलाना है। यहां पर लिखा है बुद्ध के जीवन की घटनाएं और यहां पर स्थल लिखा है। तो जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश और निधन। तो जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर? बोध गया में, है ना, निरंजना नदी के किनारे। प्रथम उपदेश सारनाथ में। और निधन हुआ था कुशीनारा में। तो सही जवाब हो जाएगा 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 यानी बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है ना। तो सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। गौतम बुद्ध का भरण पोषण किन्होंने किया था? तो उनकी माता गौतमी प्रजापति के द्वारा उनका भरण पोषण किया जाता है ना। उनकी मौसी थी कौन? गौतमी प्रजापति, याद रखिएगा। दिए गए विकल्पों में गलत को छांटिए, है ना। जन्म हुआ था 563 में, बचपन का नाम सिद्धार्थ, प्रथम उपदेश बोध गया और ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे। तो गलत विकल्प का चयन करना है। तो देखो साफ तौर पर दिख रहा है कि यहाँ पर प्रथम उपदेश उन्होंने कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और यहाँ पर लिखा क्या है? बोध गया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गलत विकल्प का चयन करना था। तो सी इज द राइट आंसर। सही जोड़ी मिलाना है। इधर बुद्ध के जीवन से संबंधित व्यक्ति हैं पुत्र, शिष्य, सारथी और घोड़ा, है ना। देखो तो पुत्र का नाम क्या था? आनंद और उपाधि। शिष्य का नाम एक सेकंड, यहाँ पुत्र का क्या नाम था? राहुल था, याद रखिएगा। और शिष्य का नाम आनंद और उपाधि। सारथी का नाम क्या था? सारथी का नाम था चन्ना। और घोड़ा जो था उसका नाम था कंथक। तो 3, 1, 2, 4, है ना। 3, 1, 2, 4। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। दिए गए गलत विकल्प का चयन करना है। ग्रह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ ने अनोमा नदी के तट पर अपने सर मुड़वा करके भिक्षुओं का वस्त्र धारण किया था। गौतम बुद्ध जी को पुनपुन नदी यानी पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखो यहां पर दोनों बातें सही हैं। अब आपको एक नई चीज दिख रही होगी कि सर आपने निरंजना नदी बताया है, तो फिर पुनपुन नदी कहां से आ गया? तो एक बात याद रखिएगा कि निरंजना नदी को ही क्या कहा जाता है? पुनपुन नदी कहा जाता है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, है ना। सही जोड़ी मिलाना है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और इधर प्रतीक चिन्ह, है ना। गर्भ, यौवन, समृद्धि और त्याग, गृह त्याग। देखो गर्भ जो होता है वो संबंधित है सांड से, है ना। यौवन, है ना। एक सेकंड यहाँ पर मिस्टेक हो गया। गर्भ जो है वो हाथी से संबंधित, है ना। यौवन सांड से संबंधित है। समृद्धि जो है वो किससे संबंधित है? शेर से। और गृह त्याग घोड़ा से। तो सही जवाब हो जाएगा 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4 यानी बी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही जवाब है, नो कोई डाउट नहीं। तो बी इज द राइट आंसर। सही जोड़ी फिर से मिलाना है। ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण, नित्य और प्रथम प्रवचन। तो ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती? बोधि वृक्ष, है ना। निर्वाण यानी पद चिन्ह, है ना। और मृत्यु स्तूप और प्रथम जो प्रवचन हो जाएगा चक्र। तो यहाँ पर 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर बताना है कि बुद्ध से संबंधित, है ना, जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए हैं? तो याद रखिएगा इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रीवस्ती में। तो डी इज द राइट आंसर। बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं? तो 4 प्रकार के आर्य सत्य बताए गए हैं। तो बी इज द राइट आंसर। दिए गए गलत विकल्प का चयन करना है। बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन विनय पट्टिका में है। और बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन अभिधम्म पिटक में है। और बौद्ध धर्म के आचार और विचार का संकलन सुत्त पिटक में है। गलत बताना है ना। तो गलत क्या हो जाएगा इसमें? सी इज द राइट आंसर। अब सी कैसे होगा ये देखो। सबसे पहली बात कि यहाँ पर ये बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन अभिधम्म पिटक में है। तो दूसरा तो बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं है। बुद्ध के उपदेश और संवादों का जो संकलन है ये किस में है? ये सुत्त पिटक में है। याद रखिएगा ये किस पिटक में है? सुत्त पिटक में है ना। गलती मत करना, ये सुत्त पिटक में है। और जबकि आचार विचार का जो संकलन है ये है आपके विनय पिटक में।
अब इसको याद करने का सबसे आसान तरीका बता देता हूं, ठीक है। देखो यहां पर क्या लिखा सा, तो सा से हो जाएगा क्या, सुत्त पिटक, है ना, संवाद और सुत्त पिटक, है ना। और अगर हम बात करें यहां पर आचार विचार, तो वी से विचार और वी से हो जाएगा विनय पिटक। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, हमें गलत विकल्प का चयन करना था, तो 1 और 3 गलत है, दूसरा सही है, तो सही जवाब सी इज द राइट आंसर, है ना। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है। बुद्ध जी के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में है ना, छंदोग्य उपनिषद, मंडक, केन या फिर मुंडकोपनिषद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, पंचशील सिद्धांत छंदोग्य उपनिषद में है। गौतम बुद्ध प्रतिपादित किए गए संघ के बारे में सही कथन का चयन करना है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी जाति धर्म लिंग के भेदभाव की जाने की अनुमति थी। संघ में प्रवेश के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ता था। कम से कम 15 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। दास को पूरी तरह से संघ में जाने की अनुमति थी। तो देखो यहां पर हमें क्या देखना है कि सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन याद रखिएगा कि संघ में विकलांग दास को जाने की अनुमति नहीं थी, नोट कर लीजिएगा। तो सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। पहले के तीनों कथन सही हैं, लेकिन चौथा गलत है। अब यहां पर सही जोड़ी मिलाना है, इधर शब्द लिखा है, इधर अर्थ लिखा है। संघ की सभा में प्रस्ताव को क्या कहा जाता था, उसे नति और वृत्ति कहा जाता था, याद रखिए। प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था, तो प्रस्ताव पाठ को कहा जाता था क्या, प्रस्ताव पाठ को कहा जाता था अनुसावन। 4 हो जाएगा यहां पर, एक सेकेंड, 4 है ना, यहां पर लिख रहा हूं 1 और 4। सभा में बैठने वाले की व्यवस्था करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, आसन प्रज्ञापक, और संघ में प्रविष्ट होने वाला क्या कहलाता था, उपसंपदा। तो 1 4 2 3 है ना, 1 4 2 3, तो सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बौद्ध धर्म अनुयायी वर्ग में कितने अनुयायी वर्ग में थे, तो ये 2 में थे, तो सही जवाब ए हो जाएगा यहां पर। बुद्ध के निर्माण के बाद कितने सालों में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो कितने सालों में, 200 सालों के बाद, जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती उसके 200 सालों के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो सही जवाब डी इज द राइट आंसर। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म के अपनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, है ना, अनुसावन, प्रवज्या, मत विभाजन या फिर उपासक। तो जो गृहस्थ जीवन में रहते थे उसे उपासक कहा जाता था। यहां 2 चीजें क्लियर कर देता हूं, ठीक है। प्रवज्या कहलाता था जो कि ग्रह त्याग करने के बाद बौद्ध धर्म को अपनाता था। उपासक जो कि घर में रहते हुए अपनाता था, वो हो जाएगा। इनमें से कौन बौद्ध धर्म नहीं मानता था, चंद्रगुप्त मौर्य, प्रसेनजीत, हर्षवर्धन या अशोक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को माना था। और जैन धर्म में एक बात क्लियर कर दूं कि इसने श्रवणबेलगोला में, जो कि कहां पर है, कर्नाटक राज्य में अवस्थित है ना, कहां पर है, यहां पर लिख दे रहा हूं, कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। क्या नाम है, श्रवणबेलगोला। वहां पर जाकर के इसने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए थे। तो कौन से धर्म को अपनाया था, जैन धर्म को। तो ए इज द राइट आंसर। बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा सबसे शुरुआत में कौन थी, तो सबसे शुरुआत में इनकी भाषा का नाम था पाली भाषा। अब दिया गया कथन किसने कहा है, यदि बिहारों में स्त्रियों का प्रवेश ना हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्ष तक रहता, लेकिन जब स्त्रियों का प्रवेशाधिकार दे दिया गया तो यह केवल 500 वर्ष तक रहेगा। तो ये किसने कहा था, ये कहा था आनंद ने। तो सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। किसने बौद्ध धर्म को प्रताड़ित किया था, तो जाहिर सी बात है कि शुंग वंश के द्वारा, शुंग वंश का जो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बौद्ध धर्म को प्रताड़ित किया गया था। तो बी इज द राइट आंसर। बोधि वृक्ष को किस शासक ने काट दिया था, तो एक गौड़ शासक था जिसका नाम था शशांक, है ना। तो सही जवाब सी इज द राइट आंसर। बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा किसकी रक्षा पर बल दिया गया है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा गाय की रक्षा पर बल दिया गया है। वैष्णव धर्म के महान प्रवर्तक भगवान वासुदेव यानी श्री कृष्ण भगवान जी को माना जाता है। किस भगवान को, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं।
वास्तविक रूप में भगवान विष्णु जी के कितने अवतार हैं? तो इनके 10 अवतार देखने को आपको मिल जाएंगे। गीता रहस्य की रचना किसने की थी? तो ये बाल गंगाधर राव तिलक ने की थी। ये एक उग्रवादी नेता थे बाल गंगाधर राव तिलक, इनके द्वारा गीता रहस्य की रचना की गई थी। एसेस ऑन द गीता किसने लिखा है? ये अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए इज द राइट आंसर। शैव धर्म के भगवान शंकर भगवान जी को कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है ना, शंकर भगवान। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? तो 16 महाजनपदों का, है ना। अंगुत्तर निकाय किस धर्म का संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। सबसे दक्षिण में कौन सा? ये अस्मक है ना, अस्मक है ना, जिसकी राजधानी क्या है? पोटली, है ना, इसकी राजधानी पोटली है और अस्मक सबसे दक्षिण में स्थित है। इसे पोटिल भी कहा जाता है। सही जोड़ी मिलाना, है ना। अस्मक महाजनपद ये जो है ये आखिरी में स्थित है, याद रखिएगा। यहां लिखा महाजनपद और यहां राजधानी। तो अंग, मल्ल, कंबोज और कुरु। तो अंग की राजधानी क्या है? चंपा है ना। मल्ल की राजधानी है कुशीनारा और कंबोज की राजधानी हाटक और इंद्रप्रस्थ किसकी है? कुरु की। तो सही जवाब हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। 4, 3, 2, 1 यानी ए इज द राइट आंसर। बुद्ध काल में गंगा घाटी में गणराज्यों का अस्तित्व कितना है? तो 10 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो बी इज द राइट आंसर। दिए गए सही कथन का चयन करना है ना। गणतंत्र का मतलब होता है राज्यों का शासन सम्राट के पास ना होकर के जनता के पास होता है। बज्जी और मल्ल जो थे गणतांत्रिक राज्य थे। दोनों सही है, बिल्कुल सही जवाब है। तो सी इज द राइट आंसर। अवंती महाजनपद में पहले कितनी राजधानी थी? 2। आपको पता होगा, एक उज्जैनी और दूसरी का नाम है महिष्मती। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहां पर? बी इज द राइट आंसर। अब सही जोड़ी मिलाना है। यहां पर लिखा महाजनपद, यहां पर राजधानी, तो मिलाते हैं। मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा, काशी की राजधानी वाराणसी, वज्जी की राजधानी क्या हो जाएगा? विदेह और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 यानी ए इज द राइट आंसर। कुशीनारा की पहचान जिले में हुई है, बताना कि किस राज्य में है। तो ये देवरिया जिले में है और किस राज्य में है? यह उत्तर प्रदेश में। ये नोट कर लीजिएगा आप। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? मगध, बज्जी, मल्ल या फिर कंबोज। तो सबसे शक्तिशाली जो है वो आपको मैं यहां पर बता दूं कि ये है मगध महाजनपद। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। दिए गए कथन में सही को छांटिए, है ना। मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत से मिलती है। मगध का आरंभिक राजधानी की स्थापना उज्जैनी ने की थी। तो इसमें सी इज द राइट आंसर। दोनों बातें बिल्कुल सही है ना। हर्यक वंश से के जुड़े गलत कथन का चयन करना। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अजातशत्रु की माता का नाम चिल्लना और पत्नी का नाम था वजीरा। ये प्रसेनजीत की कौन थी? बहन थी और उज्जैनी द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा केवल बी, यानी यहां पर हमको गलत विकल्प का चयन करना था, है ना। तो गलत कौन है? पहला गलत विकल्प का चयन करना है। पहला तो सही है और तीसरा सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पर गलत है क्योंकि यह प्रसेनजीत की बहन नहीं होती है। प्रसेनजीत की कौन होती है? बेटी होती है। याद रखना कि हर्यक वंश से जुड़े गलत बोला है, तो गलत तो इसमें दूसरा गलत है। बाकी पहला तो सही है कि इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था और उज्जैनी द्वारा राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की गई थी, है ना। तो यहाँ पर पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, गलत दूसरा है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। शिशुनाग वंश के से जुड़े गलत विकल्प का चयन करना है। चलो करते हैं। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग था, है ना। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाया था। कालाशोक इस वंश का अंतिम शासक था। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने की थी। देखो, सबसे पहली बात यहाँ क्लियर हो जाती है कि पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। कालाशोक जो था इस वंश का आखिरी शासक नहीं था, क्योंकि हमें यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था।
काला शोक नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के मुताबिक गलत कथन का चयन करना था, गलत विकल्प का चयन करना था, तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि काला शोक इस वंश का अंतिम शासक नहीं था, नंदीवर्धन था, याद रखिएगा। मगध का प्रथम उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो मगध का जो उल्लेख है वो कहां पर किया गया है? ये किया गया अथर्ववेद में। अजातशत्रु के बारे में गलत विकल्प का चयन करना, ये हर्यक वंश का महान शासक था। इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था और इसने राजगृह में सप्तपाणी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था। इसने अवंती पर आक्रमण करके मगध में मिला लिया था। तो यहाँ पर हमें गलत विकल्प का चयन करना है। तो आप देख सकते हैं ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन इसने इस अवंती पर आक्रमण नहीं किया था, है ना। तो क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है ऑप्शन के मुताबिक, है ना। आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का चयन करना था तो पहले के तीनों सही है, लेकिन अवंती पर इसने आक्रमण नहीं किया था। तो सही क्या हो जाएगा? चौथा बिल्कुल सही है। गलत विकल्प का चयन करना था, है ना। इसने अवंती पर आक्रमण नहीं किया था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया था? काला शोक, अशोक, शिशुनाग और नागदशक? तो ये काम किसने किया था? ये काम किया था शिशुनाग। नागवंश के संस्थापक ने अवंती महाजनपद को किसमें मिला लिया था? मगध महाजनपद में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। काला शोक ने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर किया था? वैशाली में किया था, बिल्कुल सही जवाब है ना। काला शोक के समय ये कहां पर हुआ था? वैशाली में। ए इज द राइट आंसर। सिकंदर किसका पुत्र था? ये फिलिप द्वितीय का बेटा था, याद रखिएगा। और अरस्तु जो है इनके गुरु का नाम था, है ना। अरस्तु की बात करें तो अरस्तु कौन थे इनकी? अरस्तु इनके गुरु थे। किसके मध्य सिकंदर ने सिकंदरिया नगर की स्थापना की थी? तो ये है सिंध और काबुल के बीच। तो सही जवाब सी इज द राइट आंसर। सिंध और काबुल के बीच इसने सिकंदरिया नगर की स्थापना की थी। पंजाब और सिंध क्षेत्र में कितने स्वतंत्र प्रांत थे? 28, 32, 35 या फिर 42? तो ये 28 स्वतंत्र राज्य थे उस समय, है ना। हेरोडोटस किसके पिता माने जाते हैं? तो ये इतिहास के पिता माने जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब, बी इज द राइट आंसर। हिस्टोरिका इनकी पुस्तक का नाम है। सिकंदर की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। कहां पर हुई थी? बेबीलोन। तो बी इज द राइट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर महान भारत में कितने महीने तक रहा है? 14, 15, 17 या फिर 19? तो याद रखिएगा ये कहां पर? ये भारत में 19 महीने तक रहा है। फिर बेबीलोन जाते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। बिदिस्ता के युद्ध में कौन कौन सम्राट ने भाग लिया था? तो सिकंदर पोरस, पोरस आम्ही, पोरस देवपाल या सिकंदर फिलिप? तो सिकंदर और पोरस ने भाग लिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। मौर्य वंश का महान संस्थापक कौन था? तो जाहिर सी बात है चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना करता है। सेड्रोकोटस चंद्रगुप्त को कहा था? किसने कहा था? विलियम जोन्स ने। तो सही जवाब यहां पर ए इज द राइट आंसर। पॉलीब्रोथम किसे कहा जाता है? तो पॉलीब्रोथम अगर आपसे पूछे तो ये कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। तो सी इज द राइट आंसर। मौर्य वंश से संबंधित यहां पर सही कथन का चयन करना। 3 कथन आपके सामने दिए हुए हैं। मौर्य वंश अनेक प्रांतों में विभक्त था और प्रांत छोटी छोटी इकाइयों में बटी हुई थी। जिला प्रशासन का प्रधान समाहर्ता था, जो स्थानिक के नियंत्रण में काम करता था, और ग्रामीणों के कार्यों पर गोप नामक अधिकारी नियंत्रण करता था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो देखो यहां पर पहला ऑप्शन सही है और तीसरा सही है, लेकिन दूसरा गलत है और हमें किसका सही कथन का चयन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 किसमें है? ए इज द राइट आंसर, है ना। अब इसको समझा देता हूं। जिला प्रशासन का जो प्रधान था वो स्थानिक था, जो किसके नियंत्रण में था? ये था समाहर्ता के नियंत्रण में, है ना। इसीलिए यहाँ पर कथन में उल्टा लिखा हुआ है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि जिला प्रशासन का प्रधान स्थानिक था, जो समाहर्ता के नियंत्रण में काम करता था। बाकी पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन के मुताबिक ए इज द राइट आंसर। मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियां करती थी? तो यहां पर 6 समितियां करती थी और हर एक समिति में कितने थे? 5। तो टोटल कितने हो गए? 30 सदस्य थे,
है ना। 30 सदस्यों की एक समिति थी। सही जोड़ी मिलाइए। तो प्रथम समिति, दूसरी और पांचवी और तीसरी। देखो प्रथम समिति जो थी वो उद्योग और शिल्पों पर आधारित और देखरेख करती थी। दूसरी समिति विदेशियों के आवागमन पर निगरानी रखती थी। पांचवी समिति व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करती थी और तीसरी समिति जन्म मरण का ब्यौरा करती थी। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुण पुरुष, पुलासानी, प्रतिवेदक या दंडवाल। तो ये कहा जाता था गुण पुरुष, और इसका वर्णन चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, लोगों के विचारों को सम्राट को अवगत कराता था, ये पुलासानी, है ना। तो सही जवाब ए इज द राइट आंसर। बिंदुसार को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? तो सिंहसेन कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया जैन धर्म में, है ना। किसकी सभा में 500 सदस्यों की मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था? तो ये था बिंदुसार के टाइम पीरियड पर। किसके समय था? बिंदुसार के टाइम पीरियड पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर दी थी? तो इसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। ग्रंथ में अशोक की एक पत्नी तिस्रक्षिता का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय, दिव्यावदान, इंडिका या फिर विदिशा लेख। तो दिव्यावदान में इनकी एक पत्नी का नाम मिलता है जिनका नाम था तिस्रक्षिता। शिलाओं पर संदेश खुदवाने वाला सबसे पहला राजा कौन सा था? है ना। तो सबसे पहला राजा कौन था? अशोक। याद रखिएगा, ये शिलाओं पर इसके बहुत सारे संदेश देखने को मिलता है। ए इज द राइट आंसर। महेंद्र और संघमित्रा किसके पुत्र पुत्री थे? अशोक और देवी, अशोक करुबाकी, अशोक नैना या अशोक या तिस्रक्षिता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक और देवी। ये जो देवी थी वो थी विदिशा के एक सेठ थे, उनकी पत्नी थी, और अशोक यहाँ का क्या हुआ करता था? राज्यपाल हुआ करता था। बाद में इन दोनों के बीच प्रेम हो जाता है जिससे इनका विवाह होने के बाद दो एक पुत्र और एक पुत्री होते हैं जिनका नाम महेंद्र और संघमित्रा था। तो सही जवाब ए इज द राइट आंसर। अशोक किसका पुत्र था? तो अशोक जो था वो बिंदुसार का पुत्र था, है ना। किसका? बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का गुर्जरा अभिलेख कहाँ? ये मध्य प्रदेश में है। तो सही जवाब डी इज द राइट आंसर। और कहां पर है? ये दतिया में है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश, है ना। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। दिए गए गलत विकल्प का चयन करना। अशोक मास्की लघु शिलालेख, अशोक मौर्य जूनागढ़ अभिलेख, राजा अशोक देवानामप्री उद्गुलान अभिलेख और पीदस्सी राजा पुराण। यानी इसमें यह कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक का नाम किस प्रकार से लिखा हुआ है ना। और यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है। तो पहला तो सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही, लेकिन चौथा गलत है क्योंकि अशोक का नाम पुराण में क्या है? अशोक वर्धन है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, है ना। गलत विकल्प का चयन करना था तो डी इज द राइट आंसर। प्रयाग अभिलेख पहले था, कहां था? कौसंबी, श्रीवस्ती, काशी या प्रयागराज। तो ये कहां पर था? ये था कौसंबी में, ठीक है। सांची लघु स्तंभलेख कहां पर है? तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में कहां है? रायसेन जिले में। दिए गए गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। यह अशोक के अभिलेख के बारे में बात हो रही। गिरनार गुजरात, एर्नाकुड़ी आंध्र प्रदेश, धौली उत्तराखंड और जौगढ़ उड़ीसा। यहां पर लिखा गलत विकल्प का चयन करना। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। और धौली उत्तराखंड में नहीं है। धौली कहां है? याद रखिएगा, ये उड़ीसा में है ना। तो धौली और जौगढ़ ये दोनों उड़ीसा में है, गिरनार गुजरात और एर्नाकुड़ी आंध्र प्रदेश। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अहरौरा लघु शिलालेख कहां है? ये यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब डी इज द राइट आंसर। शुंग काल में किस भाषा का पुनरुत्थान हुआ था? तो याद रखिएगा, संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ था। ए इज द राइट आंसर। विक्रम संवत 57 एडी, है ना, बिल्कुल सही जवाब ए। जूनागढ़ अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? शक, है ना। अगर आपसे पूछे जूनागढ़ अभिलेख किस वंश से संबंधित है? शक वंश से संबंधित है ना, ये याद रखिएगा। अग्निमित्र और माल विकास से संबंधित रचना लिखी हुई है भास, गार्गी, पाणी या फिर कालिदास।
तो कालिदास के द्वारा एक मालविकाग्निमित्रम लिखा हुआ है, जिसमें शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र और मालविका के से संबंधित उनके प्रेम कथा का वर्णन किया गया है कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम में, याद रखिएगा। तो डी इज द राइट आंसर। कालिदास बैम्बिक वंश मानते थे, किस वंश को? तो ये शुंग वंश को क्या मानते थे? बैम्बिक वंश मानते थे, ठीक है, याद रखिएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा, है ना, को कहां भेजा था? तो ये भेजा था श्रीलंका में। तो सही जवाब डी हो जाएगा। कलिंग युद्ध के बारे में बताना है, सही कथन का चयन करना है। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने केवल एक युद्ध किया था जो कलिंग युद्ध कहलाया। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर जीत हासिल की, है ना। इनका युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। अशोक ने इस युद्ध के बाद धम्म घोष के बदले भेरी घोष अपना लिया था। तो यहाँ पर हो जाएगा सही कथन का चयन करना। तो पहला तो सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही, लेकिन चौथा गलत है। क्यों गलत है इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर उसने युद्ध के बाद भेरी घोष के बदले धम्म घोष को अपनाया था, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। जीव और जीनो दो किसने कहा था? अशोक ने कहा था, अशोक के शिलालेख में अंकित है। तो बी इज द राइट आंसर। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर, ये क्या लिखा? स्तर लिखा, याद रखिएगा। अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। तो सही जवाब सी इज द राइट आंसर। सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करने वाला क्या कहलाता था? अंतपाल कहलाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, है ना। यहां पर लिखा अंतपाल। अब यहां पर सही जोड़ी मिलाना है। देखो, नागरक, प्रदेष्टा, दंडपाल और समाहर्ता, है ना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो सी इज द राइट आंसर। सही जवाब क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। देखो, नागरक क्या कहलाते थे? राजस्व विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को नागरक कहा जाता था, है ना। प्रदेष्टा जो होते थे वो फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश होते थे। दंडपाल जो कि सैन्य सामग्री के प्रबंध करने वाला अधिकारी, और समाहर्ता नगर का सर्वोच्च अधिकारी। तो सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। फिर से सही जोड़ी मिलाना। इधर नायक, मंत्री, आटविक और दौराविक। नायक क्या कहलाता था? तो याद रखिएगा, अगर यहां बात करें तो डी इज द राइट आंसर, है ना। डी इज द राइट आंसर। राजमहल का प्रबंध करने वाला जो अधिकारी होता था वो नायक कहलाता था। मंत्री प्रधानमंत्री कहलाता था। आटविक, है ना, आटविक वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। और दौराविक जो दौरा करेगा वो सेना का संचालक करता। तो सही जवाब डी इज द राइट आंसर। प्रांतीय और स्थानीय, है ना, शासन के बारे में यहाँ पर सही कथन का चयन करना है, ठीक है। चलो, यहाँ पर लिखा है कि अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख है। इनका शासन प्रांतीय प्रशासकों के अधीन होता था। युक्त जिला स्तर का काम करने वाला अधिकारी होता था। तो सही जवाब हो जाएगा 1 और 2, है ना, यानी बी इज द राइट आंसर। सही जवाब क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, है ना जी। बी इज द राइट आंसर। पहला और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा यहां पर गलत है। तो सही जवाब बी इज द राइट आंसर। मौर्य काल में कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष, है ना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। मौर्य काल में उद्योग धंधों की संस्थाओं को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था श्रेणी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, उद्योग धंधों की श्रेणी कहलाती थी। मौर्य काल में अनाज से संबंधित व्यापारियों का जो समूह होता था वो क्या कहलाता था? तो जो अनाज से संबंधित जो व्यापारी होते थे उनको क्या कहा जाता था? सार्थवाह कहा जाता था। तो सही जवाब ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ किस वंश से संबंधित है? मौर्य, यवन, कुषाण या फिर शुंग? तो हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है वो शुंग वंश से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सौंदरानंद नामक कृति की रचना किसने की है? पारणी, अश्वघोष, चरक या फिर विशाखदत्त? तो सौंदरानंद की किसने की थी? अश्वघोष के द्वारा की गई। किसके द्वारा? अश्वघोष। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। अब यहां पर गांधार और मथुरा शैली के बारे में आपको सही कथन का चयन करना है, ठीक है। देखो, मथुरा कला का सर्वप्रथम संरक्षण कुषाणों ने किया था। गांधार कुषाण ने किया था। गांधार शैली के संरक्षण कुषाण और शक दोनों थे। गांधार शैली यथार्थवादी और मथुरा शैली आदर्शवादी थी।
बुद्ध की प्रतिमा सबसे पहले गांधार शैली में बनी थी। देखो इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अब बी कैसे होता है इसको मैं समझाता हूं, क्योंकि प्रश्न में पूछा हुआ है कि गांधार और मथुरा शैली के बारे में सही कथन का चयन करना है, तो बी तो बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन ये याद रखिएगा, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा, लेकिन बुद्ध की जो पहली प्रतिमा है वो किस शैली में बनी है, ये मथुरा शैली में बनी है। ठीक है, और गांधार शैली में सबसे ज्यादा प्रतिमा बनी है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सातवाहन वंश का संस्थापक सीमुख है ना, सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। सातकर्णी प्रथम के बारे में गलत विकल्प का चयन करना। यह सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। गाथा सप्तशती इसकी प्रसिद्ध कृति है। हाँ, तो इसके सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, है ना। गाथा सप्तशती इसकी रचना नहीं है, याद रखिएगा, है ना। तो सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किस सातवाहन नरेश को एकमात्र ब्राह्मण तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है? सातकर्णी प्रथम, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, गौतमी पुत्र सातकर्णी या सीमुख? तो ये किसको कहा गया है? ये कहा गया है गौतमी पुत्र सातकर्णी को, क्योंकि इसने ब्राह्मणों की रक्षा की थी और बहुत बड़े पैमाने पर भूमि दान में दी थी किसको? ब्राह्मण लोगों को। याद रखिएगा, सी इज द राइट आंसर, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन शासक थे। यहाँ पर सातवाहनों की सबसे ज्यादा जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? पुणे अभिलेख, ऐहोल प्रशस्ति, मंदसौर अभिलेख या नासिक अभिलेख? तो ये गौतमी पुत्र जो थे, है ना, और इनकी माता का नाम था बलश्री, और बलश्री का एक अभिलेख है नासिक अभिलेख। इससे हमें सातवाहनों के बारे में जानकारी मिलती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, नासिक अभिलेख। किस शासक ने वड़कटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? सीमुख, गौतमी पुत्र सातकर्णी, हाल या फिर यज्ञश्री सातकर्णी? तो वणकटक की उपाधि धारण की थी किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी। याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। कौन सा सातवाहन शासक व्यापार और जल मार्ग का प्रेमी था? तो ये कौन था? ये यज्ञश्री सातकर्णी, है ना। यज्ञश्री जो सातकर्णी था वो व्यापार और जल मार्ग का प्रेमी था। सही जवाब हो जाएगा यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहन शासकों द्वारा कौन से सिक्के चलाए गए थे? तांबे, सिलखड़ी, लोहा या शीशे? तो इनके द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए थे। हाँ, कौन से सिक्के चलाए गए थे? शीशे के सिक्के। तो सही जवाब यहां पर डी इज द राइट आंसर। ब्राह्मणों को भारी मात्रा में भूमि अनुदान देने वाला जो पहला वंश था वो कौन सा वंश था? वो था सातवाहन वंश, है ना। तो डी इज द राइट आंसर। सातवाहनों की राजकीय भाषा कौन सी थी? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी या फिर पंजाबी? तो इनकी जो भाषा थी उसका नाम था प्रकृति, है ना, याद रखिएगा। सातवाहन राज्य में सामंतों की श्रेणियां कितनी थी? 2, 3, 5 या फिर 7? तो जो सामंत की जो श्रेणियां थी वो 3 थी। तो सही जवाब यहां हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। सातवाहन काल में जिले को क्या कहा जाता था? प्रांत, कुल, ग्राम या आहर? तो ये क्या कहा जाता था? ये आहर कहा जाता था। तो डी इज द राइट आंसर। कृष्णा नदी के दक्षिण में राज्यों का उल्लेख है ना, 1, 3, 8 या फिर 6? तो कृष्णा नदी के दक्षिण में 3 राज्यों का उल्लेख है। कौन कौन? चेर, चोल और एक और है पांड्य। ये याद रखिएगा, है ना। ये 3 राज्यों का उल्लेख है कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर। ठीक है, पांड्य वंश के बारे में सही कथन का चयन करना है। पांड्य वंश का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन प्रदेश। ठीक है, इनकी राजधानी मदुरई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। दोनों सही बात है, इनकी राजधानी मदुरई थी और प्राचीन प्रदेश पांड्य का मतलब होता है ना, राजधानी मदुरई। पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर, सांड, मछली या फिर धनुष? तो पांड्य राज्य का जो प्रतीक चिन्ह था वो था मछली, है ना। सी इज द राइट आंसर। चोल राजवंश के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। चोल राज्य शुरुआत मध्यकाल में चोल मंडलम कहलाता था। यह पेन्नार और बिल्लारू नदियों के इलाकों में फैला था। इसके राजनीतिक सत्ता का केंद्र जो था वो हम्पी था, है ना। तो सही बताना कि इसमें सही कौन सा है। तो यहां पर हो जाएगा ए, है ना। सही क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ना। ए इज द राइट आंसर। देखो, चोल राज्य शुरुआत मध्यकाल में चोल मंडलम कहलाता था। ये पेन्नार और बिल्लारू नदियों के इलाके में फैला हुआ था। इसका केंद्र हम्पी नहीं था, बल्कि हम्पी किसका केंद्र था?
हम्पी जो था वो विजयनगर साम्राज्य का था, ये याद रखिएगा। ठीक है। तमिल भाषा में चेरल या चरल की उत्पत्ति किस वंश से हुई है ना? पांड, चोल, चेर या फिर सातवाहन। तो तमिल शब्द जो चेरल या चरल शब्द की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? चेर से हुई है। तो सही जवाब यहां पर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अब यहां पर सही जोड़ी मिलाना है, यहां पर वंश लिखा, यहां पर प्रतीक चिन्ह। देखो तो पांड, चोल और चेर। पांड का हमने पढ़ लिया क्या है? मछली है। चोल का बाघ है और चेर का हो जाएगा धनुष, है ना? तो 2 1 3, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। तमिल भाषा में कितने प्रसिद्ध महाकाव्य हैं? तो यहां पर 2 मेन तौर पर प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, तो सही जवाब बी इज द राइट आंसर। गुप्त वंश का पहला संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम या देवपाल? तो इस वंश का जो संस्थापक था उसे कहा जाता था श्रीगुप्त। किसके अभिलेख में श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदि राज के रूप में किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है ना? तो ये किया गया है प्रभावती के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, है ना? किस गुप्त शासक द्वारा गुप्त संवत चलाया गया है? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम या बुद्धगुप्त? तो गुप्त संवत चलाया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, और ये गुप्त वंश के पहले प्रतापी शासक थे। गुप्त वंश में सबसे पहले चांदी का सिक्का किसने जारी किया था? घटोत्कच, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त? तो चांदी का सिक्का भी जारी किया था किसने? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। अब यहां पर सही जोड़ी मिलाना है। गुप्त शासक इधर है उपाधियां, है ना? श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आदिराज की उपाधि धारण की थी, है ना? स्कंदगुप्त को शक्रादित्य कहा जाता है, कुमारगुप्त को महेंद्रदित्य कहा जाता है, और चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है महाराजाधिराज। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर। बीए स्मिथ ने गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा है। किसने? किसको कहा है? बी यानी समुद्रगुप्त को। और इसने मेन तौर पर 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? घटोत्कच, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? जो प्रयाग प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त से संबंधित। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त। तो प्रयाग प्रशस्ति बी इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त नरेश की राजधानी क्या हुआ करती थी और कितनी राजधानी थी? 2 5 3 और 4। तो याद रखिएगा इनकी राजधानी थी 2। कौन कौन सी? एक उज्जैन और दूसरी राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र, है ना? इनकी 2 राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। कुमारगुप्त का अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो याद रखिएगा इनका जो है, इनका कहां पर देखने को मिलता है? ये मंदसौर में। तो सी इज द राइट आंसर, यानी मध्य प्रदेश का पश्चिमी एक जिला है जिसका नाम है मंदसौर। यहां पर कुमारगुप्त का अभिलेख है, और इसे एक और कहा जाता है बुनकरों का अभिलेख, है ना? तो ये कुमारगुप्त का है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यहां पर गलत विकल्प का चयन करना है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावती का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन प्रथम से किया था। इनके द्वारा शक क्षत्रपों के शासन का अंत कर दिया गया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 रजत मुद्राओं का प्रचलन किया था। देखो सबसे यहां पर हमें क्या बात करनी है कि गलत कथन का चयन करना है। तो यहां पर दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन गलत है ए, है ना? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि गलत विकल्प का चयन कीजिए, तो ए ऑप्शन गलत है ना? तो यहाँ पर रुद्रसेन प्रथम नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रुद्रसेन द्वितीय, ये याद रखिएगा, है ना? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन में ही आंसर है 9 इज द राइट आंसर। मेहरौली से प्राप्त स्तंभ लेख में क्या लिखा है? चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्र, विक्रमादित्य या गुप्त चंद्र? और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें केवल मेहरौली स्तंभ लेख जो कि दिल्ली में अवस्थित है उसमें सिर्फ और सिर्फ चंद्र लिखा हुआ है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर।
फाहियान किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था और इसने कहा था कि मध्य भारत की जो जलवायु है ना, वो कैसी है? बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ के लोग सुख समृद्धि से जीते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। तो किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। तो ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है। बारामिहिर, बृहद संहिता, धन्वंतरी, आयुर्वेद चिकित्सा, अमर सिंह, अमरकोश, वररुचि, मंत्र शास्त्र। तो बारामिहिर ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। वररुचि मंत्र शास्त्र नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। तो सही जवाब डी इज द राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है? जाहिर सी बात है कि आपने कई बार क्वेश्चन पढ़ चुका होगा। तो ये बिहार राज्य में स्थित है और बिहार राज्य में एक जगह है जिसका नाम है नालंदा। जूनागढ़ लेख द्वारा गिरनार के किस झील के पुनः निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है? सौराष्ट्र, है ना, देव झील, जयवीर या सुदर्शन। तो सुदर्शन झील के बारे में इसके जीर्णोद्धार का जानकारी मिलती है, पुनः निर्माण की जानकारी मिलती है। तो बिल्कुल सही जवाब है, डी इज द राइट आंसर, सुदर्शन झील। अब यहाँ पर सही कालानुक्रम बताना है, ऐसे क्वेश्चन सीजीपीएससी में आते हैं। तो देखो यहाँ श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, सामुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और घटोत्कच। तो मिलाने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था श्रीगुप्त, है ना। श्रीगुप्त के बाद कौन आया? श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर सामुद्रगुप्त, और सामुद्रगुप्त के बाद कौन आता है? कुमारगुप्त, है ना, और फिर उसके बाद स्कंदगुप्त। तो 1 6 2 4 5 3, 1 6 2 4 5 3। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने चीन में एक राजदूत सांग सम्राट के यहाँ भेजा था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या देवपाल। तो ये किसने भेजा था? ये भेजा था स्कंदगुप्त ने, है ना, याद रखिएगा स्कंदगुप्त। दामोदर ताम्रपत्र में गुप्त शासक जिसे परम भट्टारक महाराजा धीराज कहा गया है ना, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त या फिर भानुगुप्त। तो परम भट्टारक महाराजा धीराज किसे कहा गया है? तो ये कहा गया बुद्धगुप्त को। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, है ना। नालंदा मुद्रा, यहाँ पर मुद्रा लेख होगा, ये किसे परम भागवत कहा गया है? बुद्धगुप्त, वैन्यगुप्त, विष्णुगुप्त या फिर नरसिंहगुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरसिंहगुप्त को क्या कहा गया है? नरसिंहगुप्त को परम भागवत कहा गया है। एरण अभिलेख के बारे में सही कथन का चयन करना है, ठीक है। देखो भानुगुप्त का एरण से प्रस्तर स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। इस लेख के मुताबिक इसके मित्र गोपराज का उल्लेख है। गोपराज शक शासकों से लड़ते हुए मारे गए थे। यहाँ से सती प्रथा के पहले प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। देखो यहाँ पर पहला सही है ना, दूसरा सही है और चौथा सही है ना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी इज द राइट आंसर, है ना। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर सही जोड़ी मिलाना है ना। शब्द है यहाँ पर, इसका अर्थ बताना। भाग, भोग, ऊपरी या फिर उद्रंग। भाग का जो मतलब होता है वो सम्राट को दिया जाने वाला उपज का छठा भाग होता है। तो यहाँ पर एक लिख ले रहे हैं। भोग, भोग का मतलब होता है कि शासक को फल और सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर, है ना। ऊपरी का मतलब होता है कि अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर, 4, और उद्रंग स्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर, 1 2 4 3, 1 2 4 और 3। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। गुप्त काल में ग्राम के अधिकारी को क्या कहा जाता था? ग्रामिक सेवक, है ना, ग्रामिक सेवक, ग्रामाधिकारी या फिर ग्रामपति। तो ये क्या कहा जाता था? ये ग्रामपति कहा जाता था। बिल्कुल सही जवाब, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल की सामाजिक क्रियाकलापों में सही लगाना इसमें, ठीक है। देखो इस काल में वर्ण जातियों और उपजातियों में बटी थी। शूद्र की स्थिति में सुधार हुआ। शूद्रों की भर्ती स्त्रियों को रामायण पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, क्योंकि उसमें स्त्रियों को रामायण पढ़ने का अधिकार दिया गया था। जबकि ऑप्शन में क्या लिखा है? नहीं। तो इसमें क्या किया? दिया गया था, ठीक है। तो ये भी सही, ये भी सही है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन मंदिर के बारे में आपको गलत बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। एरण का विष्णु मंदिर सागर, है ना, भूमरा का शिव मंदिर सतना, पिपरिया का विष्णु मंदिर होशंगाबाद और मुकुंद दर्रा का मंदिर कोटा। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, गलत बताना है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। पिपरिया का जो विष्णु मंदिर है वो कहाँ पर है, वो है सतना में, होशंगाबाद में नहीं है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। कहाँ पर है, सतना में। इनमें से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर जो है वो सतना में नहीं है? भूमरा का शिव मंदिर, पिपरिया का विष्णु मंदिर, नागोद का शिव मंदिर और मढ़ी का मंदिर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, है ना। यहाँ पूछा कि कौन सा सतना में नहीं है। मढ़ी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, वो है जबलपुर में। तो डी इज द राइट आंसर। शून्य का विकास माना जाता है गुप्त काल से, सातवाहन काल से, मौर्य काल से या फिर कुषाण काल से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गुप्त काल से शून्य का विस्तार माना जाता है। खोह का शिव मंदिर कहाँ है? तो ये आपको पता होगा, ये कहाँ है, सतना में। सतना में बुमराह भरहुत है, फिर उसके बाद भूमरा का शिव मंदिर खोह का है ना, ये पिपरिया का शिव मंदिर, ये सब सतना में है, जो कि गुप्त काल से संबंधित है। सही जोड़ी मिलाना, इधर रचना लिखा, इधर रचनाकार लिखा है। विक्रमोर्वशीयम, रामायणवध, पंचतंत्र, उरुभंग। इधर वत्स भट्टी, विष्णु शर्मा, कालिदास और भास, ठीक है। विक्रमोर्वशीयम की रचना किसने की थी, कालिदास ने की थी। रामायणवध की रचना की थी वत्स भट्टी ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा और उरुभंग भास। तो सही जवाब हो जाएगा 3 1 2 4, है ना, 3 1 2 4। तो ए इज द राइट आंसर। फिर से सही जोड़ी मिलाना है, इधर रचना और इधर हो जाएगा रचनाकार, है ना। बृहद संहिता, तो ये 12 मिहिर और मृच्छकटिकम, है ना, मृच्छकाटिकम, तो ये शुद्रक हो जाएंगे। विशुद्ध मग्न, विशुद्ध मग्न किसकी है, बुद्ध घोष की है, और अमर कोश अमर सिंह की है। तो सही जवाब हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, यानी ए इज द राइट आंसर। योगाचार किसकी कृति है, पतंजलि, असंग, चरक या फिर भास। तो योगाचार जो है वो असंग की कृति है, याद रखिएगा। नाटक द्वारा शकराज का वध कर चंद्रगुप्त द्वारा ध्रुव स्वामिनी से विवाह का प्रमाण मिलता है, किसमें, काव्य दर्शन, देवी चंद्रगुप्तम, योगाचार्य, उरुभंग। तो ये किसमें मिलता है, देवी चंद्रगुप्तम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भिन्न को छाटिए, स्वप्नवास बाधतम, उरुभंग, चारु दत्तम या विशुद्ध मग्न। तो याद रखिएगा, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, है ना। ये उरुभंग, चारु दत्तम और स्वप्नवास बाधतम, ये किसके हैं, ये तीनों के तीनों, यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, ये किसके हैं, ये है भास के हैं, है ना। लेकिन किसके हैं, ये भास के हैं। और बाकी जो विशुद्ध मग्न है वो याद रखिएगा, यहाँ पर ये किसकी, ये है बुद्ध घोष की है। किसकी है, बुद्ध घोष की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, है ना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर भिन्न को छांटना था। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम या मेघदूतम। तो दुष्यंत और शकुंतला की जो है वो नाम से ही पता चल रहा है, ए इज द राइट आंसर, है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम। आर्यभट्टी किसकी रचना है, आर्यभट्ट की रचना है। तो सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। भिन्न को छांटिए, मेघदूतम, रघुवंशम, योगाचार और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ बात क्लियर हो जाती है कि मेघदूतम और रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये किसकी है, ये कालिदास की है ना। और योगाचार, योगाचार किसकी है, यह असंग की है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। सिद्धसेन की रचना न्यायावतार किस ग्रंथ की है ना। तो याद रखिएगा ये जैन ग्रंथ की है, डी इज द राइट आंसर। आर्यभट्ट काल अगर हम बात करें तो ये में माने जाते हैं, तो गुप्त काल, सातवाहन, कुषाण या फिर शक। तो ये माने जाते हैं गुप्त काल के। तो सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। हर्षवर्धन किस वंश के थे, है ना, वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश, पल्लव वंश या फिर गुप्त वंश। तो ये कौन से वंश के थे, ये थे पुष्यभूति वंश के थे, बी इज द राइट आंसर। पुष्यभूति वंश की अग्रिम राजधानी क्या थी, थानेश्वर, कन्नौज, वाराणसी या फिर प्रयागराज। तो यह हो जाएगा थानेश्वर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह किस वंश के साथ किया था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखो यहाँ पर वाकाटक वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश या मौखरी वंश। तो ये किया था मौखरी वंश। और मौखरी वंश के किस शासक थे, तो ग्रह बर्मन के साथ किया था,
है ना, याद रखिएगा। तो सही जवाब डी इज द राइट आंसर। हर्ष ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी? प्रयाग, कन्नौज, देवरिया या फिर पटना। तो इसने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? कन्नौज को बनाई थी। थानेश्वर से कन्नौज को अपनी राजधानी शिफ्ट की थी। तो बी इज द राइट आंसर। बाणभट्ट जी किसके दरबारी कवि थे? राजवर्धन, राजश्री, प्रभाकर वर्धन या हर्षवर्धन। तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थी और हर्षवर्धन ने इनको पाटलिपुत्र से लाया था, याद रखिएगा। विंध्यांच विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक? कुषाण, पल्लव, शक या फिर वकाटक। चार ऑप्शन आपके सामने। तो जो विंध्य शक्ति है वो वकाटक वंश के संस्थापक हैं, याद रखिएगा। प्रवरसेन प्रथम के बारे में यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना, है ना। चार ऑप्शन है। ये विंध्य शक्ति का पुत्र था, इसने महाराज की उपाधि धारण की थी, 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसी यज्ञ किया था, एक प्रवरसेन फर्स्ट ने ब्राह्मण धर्म की महत्ता स्थापित की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अब सी कैसे होगा? देखो, पहली बात ये सही है, ये सही है, ये सही है। और प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे और एक राजसी यज्ञ किए थे, है ना। कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? 4। और राजसी यज्ञ कितने किए थे? 1, है ना। तो इसीलिए सी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा गलत। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। रुद्रसेन प्रथम का समकालीन गुप्त शासक था? घटोत्कच, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो ये जो था वो समुद्रगुप्त के शासन से संबंधित था और इसीलिए आप देखते होंगे कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में बकाटकों का कोई भी उल्लेख नहीं है, क्योंकि इसके शासनकाल में इसके मधुर संबंध स्थापित हो गए थे रुद्रसेन प्रथम के साथ। ठीक है, सही कालांत को हम बताना है। प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन प्रथम, विंध्य शक्ति प्रथम और रुद्रसेन प्रथम। तो मिलाने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले प्रवरसेन यहाँ पर कौन हो जाएगा? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति के बाद कौन आता है? प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, प्रवरसेन प्रथम के बाद कौन आता है? रुद्रसेन प्रथम, है ना। और रुद्रसेन प्रथम के बाद कौन आता है? पृथ्वीसेन। और पृथ्वीसेन के बाद रुद्रसेन द्वितीय। तो 4 1 5 3 2, 4 1 5, है ना, 4 1 5 3 2। तो सही जवाब बी इज द राइट आंसर। यहां पर आप देख सकते हैं बी इज द राइट आंसर। सेतुबंध नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है ना। प्रवरसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन प्रथम और विंध्य शक्ति। तो इसके रचनाकार कौन है? ये हो जाएंगे प्रवरसेन द्वितीय। सेतुबंध की रचना की थी। बदामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। जयसिंह, विक्रमादित्य, कीर्तिवर्मन प्रथम या विष्णुवर्धन। तो बदामी की जो चालुक्य वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था जयसिंह। सत्राशय और रण विक्रम की उपाधि धारण किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है। जयसिंह, है ना, विष्णुवर्धन, पुलकेशिन प्रथम और रणराग। तो सत्राशय और रण विक्रम की उपाधि धारण करने वाला सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। पुलकेशिन प्रथम बिल्कुल सही जवाब है। नैनूर दानपत्र व महाकूट स्तंभ लेख, है ना, 2 प्रकार के स्तंभ लेख है। इनके अनुसार किस चालुक्य शासक ने कलचुरी शासक बुद्धराज पर आक्रमण किया था? कीर्तिवर्मन, मंगलेश, पुलकेशिन प्रथम या विक्रमादित्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगलेश ने कलचुरी शासकों पर आक्रमण किया था। ठीक है, रेवती द्वीप जिसे गोवा कहा जाता है उस पर अधिकार किसने किया था? कीर्तिवर्मा, जयसिंह, पुलकेशिन प्रथम या मंगलेश। तो इस पर अधिकार किसने किया था? मंगलेश ने किया था, बिल्कुल सही जवाब है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में आपको सही कथन का चयन करना है। कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र था, है ना। देवकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति में इसका गुणगान किया गया है। तो यहां पर बात करना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा केवल 1, है ना। क्या हो जाएगा? केवल 1। तो सही जवाब हो जाएगा केवल 1, क्योंकि ये देवकीर्ति नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर रवि कीर्ति है ना। कौन हो जाएंगे? रवि कीर्ति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा। तो सही जवाब यहां पर सही कथन का चयन करना था, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश कौन था? संस्थापक बताना। जयसिंह, विष्णुवर्धन, तैलप द्वितीय या महेंद्रपाल। तो सी इज द राइट आंसर, है ना। कल्याणी के चालुक्य का शासक था तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय का परमार शासक से दीर्घकालिक संघर्ष रहा। किसके साथ था? मुंज के साथ था, है ना। और मुंज ने इसको लगातार 6 बार पराजित किया, लेकिन 7वीं बार तैलप द्वितीय ने मुंज को पराजित कर दिया था, याद रखिएगा। तो सही जवाब ए इज द राइट आंसर, है ना।
अगला क्वेश्चन है कि किस चालुक्य शासक ने अपनी राजधानी मांड्याखेर से कल्याणी शिफ्ट की थी? तो किसने की थी? तो ये की थी सोमेश्वर प्रथम ने। तो सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। कल्याणी के किस शासक ने विक्रम संवत चलाया था? तो विक्रमादित्य 4। तो बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर। पल्लव वंश की राजधानी मानी जाती है कांची, मदुरै, उरैयूर या थानेश्वर? तो पल्लव की जो राजधानी मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? कांची। याद रखिएगा, पल्लव वंश की राजधानी क्या हो जाए? कांची। मिताक्षर के लेखक विघ्नाश्वर किसके राज दरबार में थे? तो ये थे विक्रमादित्य 4 के राज दरबार में थे। तो सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। पल्लव शासक जिन्होंने अवनीश सिंह की उपाधि धारण की थी, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम या दंती वर्मन? तो ये अवनीश सिंह की उपाधि किसने धारण की थी? सिंह विष्णु ने। तो सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। मत्त विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन या दंती वर्मन? तो मत्त विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा इसकी रचना की जाती है। किस पल्लव शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था? है ना, ये हराया था महेंद्र वर्मन द्वितीय ने। सॉरी, ये किसने हराया था? ये हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, है ना, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और कौन से युद्ध में? तकोल्लम के युद्ध में, है ना, तकोल्लम के युद्ध में हराया था। और याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय राष्ट्रकूट से संबंधित है और इसको हराया किसने था? नरसिंह वर्मन को। और बाद में इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? बतापी कोंडा की उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन ने। कंफ्यूज मत होइएगा, सी इज द राइट आंसर। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम या जयसिंह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, है ना, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। जीवन में कितने लक्ष्य की प्राप्ति होती है जिसे पुरुषार्थ कहा गया है ना? 1, 4, 6 या फिर 5? तो 4। याद रखिएगा, 4 प्रकार से। ठीक है। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रणेता आपको बता देता हूं, यहां कौन हो जाएंगे? अच्युतपाद गौतम। तो सी इज द राइट आंसर, है ना। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो यहां हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? तो ये हो जाएंगे कपिल मुनि। और वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? तो यहां हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, है ना। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता हो जाएंगे कणाद।